बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 3 सितंबर है। एक मशहूर मिसाल आपने सुनी होगी कि कुछ लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो डूब मरने के मकाम पर कच्छा पहनते हैं और स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं। मुस्लिम लीग नून की हालत जो है वो आजकल बिल्कुल ऐसी है कि वो मकाम जिसको डूब मरने का मकाम कहा जाना चाहिए, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने स्विमिंग शुरू कर दी है। दो बड़ी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। एक ख्वाजा आसिफ साहब से मुतल्लिक है। अब ख्वाजा आसिफ साहब आपको मालूम है कि हर साल उनकी एक वीडियो जो है वो वायरल होती है, और वो वीडियो होती है कि जिसमें वो नहर में छलांग लगाते हैं, कच्छा पहनते हैं, टी शर्ट भी पहनी होती है, नहर में छलांग लगाते हैं, स्विमिंग करते हैं, और फिर उसकी वीडियो जो है वो वायरल होती है। अब ख्वाजा आसिफ साहब को वो वाली चीज़ें जो हैं वो वायरल करने की धमकी मिली है। अब बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद ये भी किसी वीडियो की बात हो रही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग इससे मुख्तलिफ है कि जो हनीफ अब्बासी साहब ने उनको कहा है उसका मतलब शायद वो नहीं है जो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। नून लीग के सीनियर तरीन वफाकी वज़रा में शुमार होता है ख्वाजा आसिफ साहब का जो उनको पैगाम दिया गया है या उनके मुतल्लिक बात की गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसका पैराया बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो कर रहे थे तो ये जाहिर है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत जल्द ख्वाजा आसिफ साहब को ऐसी कोई चीज़ सुनने को मिलेगी। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा मामला जो है मुस्लिम लीग नून में, अब जाहिर है कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि गुज़श्ता कम से कम 6-8 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अंदरूनी लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ गई है। अच्छा, उसकी वजूहात मालूम है, सबको मालूम है कि वो लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, और उस पर हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ वीडियोज़ में बात करते रहते हैं। लेकिन ये हैरान कुन बात नहीं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर अंदरूनी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा क्यों सामने आ रही हैं। और ऐसी ही एक कहानी जो है वो पंजाब से भी है, जहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा शदीद गुस्से में नज़र आती हैं। मेरी चंद लोगों से पंजाब में बात हुई, मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ रहनुमाओं से बात हुई, और उन्होंने बताया कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो चंद लोगों पर सख्त नाला है, और उनमें से एक शख्सियत वो हैं जो एक आइनी ओहदे पर बराजमान है, और वो शख्सियत बाल बाल कैसे बची उसका किस्सा भी बहुत अहम है, लेकिन उनके लिए भी ख़तरा टला नहीं है। तो दोनों मामलात के ऊपर बात करेंगे। अब आजकल ज़ाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो आपने देखा होगा कि वो लेक्चर्स देना शुरू हो गए हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब जमहूरियत पर, इंतखाबात की शफाफियत पर, किसी बल्दियाती इंतखाब के टाइम पर होने ना होने पर जो है वो लेक्चर दे रहे होते हैं। फिर गवर्नेंस मॉडल्स बता रहे होते हैं, फिर ये बता रहे होते हैं कि 35 साल हमने ज़ाया कर दिए, हाइब्रिड निज़ाम तो बेहतरीन होता है, और अगर ये 35 साल पहले आ जाता तो बहुत सारे सियासी हादसात ना होते। तो ये जो गुफ्तगू है ख्वाजा आसिफ साहब, उनके इलेक्शन के ऊपर बड़ा सवालिया निशान मौजूद है, और ये इल्ज़ाम है ज़ाहिर है कि जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं होता। लेकिन ये तो सबको मालूम है, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने, बड़े बड़े नामी ग्रामी टेलीविज़न चैनल्स जिनकी टीमें ऑन ग्राउंड मौजूद थीं, उन्होंने अपने आदादो शुमार स्टैटिस्टिक्स जो हैं उनको जमा तफरीक मुकम्मल करने के बाद 99% पोलिंग स्टेशंस का नतीजा जिस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर नुमाया करके चलाया था और उसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर शामिल किया था। उसमें यह बताया गया था कि 99% पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब कोई 40-50 हज़ार की लीड से सियालकोट का इलेक्शन जो है वो हार गए थे। लेकिन फिर एक करिश्मा हुआ और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो MNA भी बन गए, और सिर्फ MNA नहीं बने बल्कि डिफेंस मिनिस्टर भी बन गए, और अब आजकल वो लेक्चर्स दे रहे हैं लोगों को कि जमहूरियत कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बात की थी कौमी असम्बली में, और उसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ वीडियो में मैंने कहा था कि उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा से अपेरेंटली एक स्कोर सेटल करने की कोशिश की है, हिसाब बराबर और हिसाब चुकता करने की अटैम्प्ट है उनकी, जिसमें वो पंजाब की सैलाब ज़दगान की मदद ना करने के हवाले से कुछ इंकशाफात कर रहे हैं, और फिर बल्दियाती इदारों के हवाले से, गवर्नेंस के मामलात के हवाले से गुफ्तगू करते करते अचानक जो है वो अपने सियालकोट में ZKB जो है उनको जो ठेका मिला, उन्होंने कहा 200-300 मिलियन डॉलर जो है उसका ठेका मिला हुआ, और फिर जो उन्होंने सीवरेज लाइन और दीगर जो है उसके लिए खुदाई की सड़कें जो हैं वो बैठ गई हैं, और ऐसे से लोग क्या कर रहे हैं। वो जो उन्होंने गुफ्तगू की थी उसका स्पेसिफिक पोर्शन मैं आपको सुनवा देता हूं जिन लोगों ने नहीं सुना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज जब हनीफ अब्बासी साहब ने गुज़श्ता रात जो है वो कौमी असम्बली के फ्लोर पर ख्वाजा आसिफ साहब के लिए जो पैगाम दिया, उसमें 3 क्लिप्स मैं आपको सुनवाऊंगा, और फिर बात करेंगे कि ये क्या
बात मुमकिन तौर पर हो रही है वो वाली चीज़ें वायरल करने की। अब वो वाली चीज़ें मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि वीडियो नहीं है। अब ख्वाजा आसिफ साहब वैसे भी आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनकी उम्र 73 साल है, और अगर सीनियर तरीन वज़ीर की बात की जाए तो रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब जो हैं उनकी उम्र 78 साल है। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनकी उम्र 76 साल है। तो वो सीनियर तरीन और बुज़ुर्ग तरीन सियासतदानों में इस वक्त उनका पाकिस्तान के शुमार होता है। तो उनके मुतल्लिक ज़ाहिर है कि जो ताना है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन जिसने ताना दिया है उसको भी वो ताना मिल चुका है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। पहले सुने जी ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा। मैं ज़रा इसको फास्ट प्ले करूंगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की थी, और फिर मैं आपको सुनवाऊंगा कि हनीफ अब्बासी साहब ने फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली क्या कहा। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम आपने मजबूत करना है, बल्दियाती निज़ाम को जो है ऑथेंटिक बल्दियाती निज़ाम को जो है बहाल करके, वहाँ जो है ये इस किस्म के लोग जब जेड के बी जैसे लोग जो आते हैं, आप इनको बड़ा पुराना जानते हैं जनाब स्पीकर। मैं उनकी एक और भी वारदात थी, वो उसकी ऑफर मुझे भी हुई थी जब मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर था। तो ये लोग जो है, और ये लोग खरीदते हैं हमें, हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। Why they are there in the upper house? को पॉपुलर सपोर्ट है उनकी? किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं वो? राय साहब, किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं? कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है उनकी? आप जरा पीछे जाएं, 25-30 साल पीछे जाएं, आपको पता लगेगा ये कहां से आए हुए। आप जब इस किस्म के पॉलिटिकल एडवेंचरर्स जो हैं उनको अपने सिस्टम में लेके आएंगे तो फिर वो इसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह जेड के पी ने सियालकोट को ट्रीट किया। जनाब वाला, मैंने जो भी मेरे ज़हन में चीजें बॉदर करती थी, बल्दियाती इंतखाबात की बात की है, और ये कहना कि ये कुदरती आफत है, ये गलत है। ये अल्लाह पे ना डालें, अपने अमाल का बोझ जो है उस पर ना डालें। वो तो रहमतें और बरकतें जो है उनकी बारिशें करता है। ये सारी की सारी हमारी अपने आप। अब ये जो गुफ्तगू की ख्वाजा आसिफ साहब ने, ज़ाहिर है कि वो ये कह रहे हैं कि एक शख्सियत जेड के भी जिनको पंजाब में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बोलियां लगाने वाले हैं, और वो किस तरीके से ऐवान में आकर बैठ गए हैं। और मुझे भी जो है, मेरी भी एक बोली लगाई गई थी जिस वक्त मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर था, और फिर उन्होंने कहा कि ये कामयाब बोलियां लगा लेते हैं और हम लोग बिक भी जाते हैं। और ये जो जेड के भी हैं इनके मुतल्लिक आपको मालूम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या बताया था कि ये तो बड़े नेक आदमी हैं और ये मोटरवे का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और खड़े हो जाएं, और उनका तारुफ करवाया था। तो ये एक डायरेक्ट चार्जशीट थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा दोनों पर, जो ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर थी। अब उसके जवाब में गुज़श्ता रात जो है वो कौमी असम्बली के इजलास के दौरान गुज़श्ता रोज़ हनीफ अब्बासी साहब ने जो गुफ्तगू की उसके 3 हिस्से में आपको सुनवा देता हूँ, सुने ज़रा। मैं खुद हुकूमती कैबिनेट का हिस्सा हूँ कि हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहां बयान करना है तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। ये बातें अपोजिशन वाली हुकूमती बेंचों में जेब नहीं देती। और दूसरा, जनाब स्पीकर, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि मैं रावलपिंडी की बात ये करूं कि रावलपिंडी में इंक्रोचमेंट है और मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। ये कैसे मुमकिन है कि रावलपिंडी का हॉस्पिटल खराब हो, रावलपिंडी की ट्रांसपोर्ट अच्छी ना हो, रावलपिंडी के तालीमी इदारे अच्छे ना हो, और आप कहें मैं यहाँ पे आके खड़ा होकर कहूं देखे जी वो तो तबाही होगी जी, बर्बादी होगी जी। अच्छा, ये उन्होंने गुफ्तगू की, फिर इसी तकरीर के दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निजाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निजाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निजाम का हिस्सा है, उसी को गालियां दे रहे हैं। ये ट्रेंड जो है इसको खत्म होना चाहिए। आप हुकूमत का हिस्सा है। सबसे बड़ी खूबसूरत बातें होती है, हमने बड़ी इस ऐवान में, मैं 2003 से हूँ जनाब स्पीकर, बड़े बड़े हमने लोग आजकल तो हर जगह, मैंने ऐसा सा पॉलिटिशियन देखा कि जरा सी उंगली उठी उसे रिजाइन कर दिया। मैंने वो पॉलिटिशियन देखा उसे हुकूमत के साथ नहीं चल सकता, उसे वजारत से रिजाइन कर दिया। रहा हुकूमत में, अपोजिशन में जाके नहीं बैठा, लेकिन उसे पॉलिसियों से इख्तिलाफ था। तो खुदा के लिए, अच्छा, यानी उनको जो है वो मशवरा दिया है ख्वाजा आसिफ साहब को कि अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है, अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, हुकूमत जो है इसमें इतने बड़े मसाइल हैं और करप्शन भी हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। आप क्यों इस हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं? के बाद वाली जो वीडियो है, जो 16 सेकंड की वीडियो है, इसको मैं नॉर्मल स्पीड पर प्ले करूँगा, क्योंकि ये है वो धमकी जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब को दी है हनीफ अब्बासी साहब ने। हर किसी को वायरल होने का शौक है, वायरल होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, और खुदा का खौफ करें और अल्लाह से डरें कहीं वो ना वायरल हो जाएं। वो वायरल होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो पूरी वायरल हो जाएंगी।
अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने कहीं कोई लफ्ज़ जो है वो वीडियो इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वीडियो वायरल करने की धमकी दे दी, और जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो ये भी अचंभे की बात है। लोगों के जहनों में वायरल होने की जो वाहिद चीज़ जहन में आती है वो यही आती है कि कोई वीडियो है जो वायरल हो जाएगी। तो ये जो उन्होंने कहा कि चीज़ें वायरल, अच्छा पहले हनीफ अब्बासी साहब आपको मालूम है कि ख्वाजा आसिफ साहब को क्लर्क से और चपड़ासी से भी तशबीह दे चुके हैं, यानी इतनी सख्त लेवल के ऊपर वो तनकीद करते हैं, इतने सख्त अल्फाज ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हनीफ अब्बासी साहब जो वो वाली चीज़ें वायरल होने की बात कर रहे हैं ना, ये गालिबन बात ये कर रहे हैं कि वो जो फॉर्म 45 है ओरिजिनल, या जो उनका इलेक्शन है, वो जमहूरियत के लेक्चर दे रहे हैं, जमहूरियत का बता रहे हैं, इंतखाबात का बता रहे हैं और करप्शन और इन चीज़ों का बता रहे हैं। तो दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, बहुत सारे लोग जो ADCR सियालकोट को मुबैना तौर पर जो उनके ऊपर चार्जशीट है और करप्शन के इल्ज़ामात हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर दावे किए हैं कि उनका ताल्लुक ये कैसे हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ साहब से ना हो, या ख्वाजा आसिफ साहब की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा हो, वो उनके सबसे बड़े सिफारिशी हों और बेनिफिशरी ना हो। तो ये हो सकता है कि उसके मुतल्लिक वो बात कर रहे हों मुबैना तौर पर कि ये जो है वो वाली चीज़ें वायरल हो जाएंगी। दूसरा, फॉर्म 45 का या इलेक्शन के नताइज का मामला है। आपको मालूम है कि जब भी कोई थोड़ा सा सर उठाने की कोशिश मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई फुलझड़ी आ जाती है। कभी नजम सेठी कह देते हैं, कभी कोई और कह देता है, कभी जावेद लतीफ़ कह देते हैं कि जब हम फलां चीज़ कहते हैं तो कहते हैं कि मियाँ साहब का भी हल्का खुलेगा। तो हल्का जो खुलना है ये एक बहुत बड़ा जो है वो यूँ समझें कि धमकी बन गई है मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के लिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो हनीफ अब्बासी साहब ये वायरल करने की धमकी दे रहे हैं कि वो वाली चीज़ें फिर तो सब कुछ ही वायरल हो जाएगा, जो ये बात कर रहे हैं, इनका एक टाकरा हुआ था इस्लामाबाद के एक होटल में, और वहाँ पर इनका टाकरा हुआ था जो साबिक निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, और काकड़ साहब और इनके दरमियान एक्सचेंज जो हुआ था उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर था। उस वक्त आपको मालूम है कि जो गंदम इम्पोर्ट का स्कैंडल है, जिसका स्केल बताते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो को 1700 अरब का स्कैंडल बन गया है। ये नदीम अफजल चंद साहब का दावा है, और उन्होंने कहा कि मैं इसमें जो है वो मुद्दई बनने के लिए भी तैयार हूँ, वज़ीर आज़म इसकी इंक्वायरी करें। तो इंक्वायरी तो कोई नहीं हुई, लेकिन जब हनीफ अब्बासी साहब ने इस मामले के ऊपर तानेबाजी की अनवारुल हक काकड़ से, तो उन्होंने फिर कहा कि मैं आपको बता दूंगा। फिर ये रिपोर्ट हुआ वाइडली कि आप सारे लोग किस तरीके से आए हैं, आप फॉर्म 45-47 की कहानी अगर मैंने खोल दी, आप मेरी कहानी की बात कर रहे हैं, अगर मैंने कहानी खोल दी या मैंने मुँह खोल दिया तो आप किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो ये बेसिकली धमकी जिसको मिल रही है वो भी, और जिस चीज़ की मिल रही है वो भी, और जो दे रहा है वो भी, ये इनकी सबकी कहानी कुछ इस किस्म की है कि जिसको कहा जाता है कि ये तो डूब मरने का मकाम था। हजूर, आपने जो है वो यहाँ पर कॉस्ट्यूम पहना है स्विमिंग का, और आपने डुबकी लगाई है, और आपने स्विमिंग और तैराकी शुरू कर दी है। तो ये मामला जो है वो चल रहा है। अब आ जाएँ दूसरी स्टोरी के ऊपर, जो मुस्लिम लीग नून में ये जो दाखिली खलफशार है या दाखिली लड़ाइयाँ हैं। देखें, हर सियासी जमात में धड़ेबंदी होती है, हर सियासी जमात में ग्रुप्स होते हैं, और अपने अपने तौर पर जो लीडर्स हैं वो लीडरशिप के, ये जिसके पास ताकत है, जो ताकत का महवर है अपनी पार्टी में, उसके करीब होने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे किसी ऐसे लीडर के साथ उनकी एलिजियंस और अतात गुजारी होती है। तो यही मामला ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून में भी है। PTI में उसमें क्योंकि कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है शट अप कॉल देने वाली, तो इस वजह से वो लड़ाइयाँ उभर कर सामने आ रही हैं। इमरान खान बाहर नहीं है, वो तस्फिया भी नहीं करवा पा रहे, या जो इस मामले में उस लड़ाई में ज़्यादती कर रहा है उसको शट अप कॉल या उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई या डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो नहीं ले पा रहे। तो वहाँ पर तो वो चीज़ें जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ अबतर होती जा रही हैं। अब मुस्लिम लीग नून में जो मामला चल रहा है, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में, पंजाब असम्बली में मुझे एक ग्रुप है जो आइस लॉबी में बैठता है और वो बड़ी बुराइयां करता है, वो बयानिया कहाँ गया वो उसके ऊपर भी तबसरे करता है, वो मरीम नवाज साहिबा का जो किचन कैबिनेट है, जो उनकी सहेलियां हैं, उनके ऊपर जो है वो तबसरा करता है, उनको सहेलियां कहता है, और बड़ी कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो भी अपनी जगह बना पाएँ, पंजाब में काबीना में जगह बना पाएँ। एक तो वो ग्रुप है, और जाहिर है कि उनकी एक छोटा मोटा रंजिश जो है वो चल रही है। असल में मुस्लिम लीग नून में जो मामला है वो है इंतकाल इक़्तिदार का, जो पार्टी की जो वरासत जिसको मिलनी है, सियासी वारिस जो है वो मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज साहिबा तकरीबन टेक ओवर कर चुकी हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जब ये कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ जो है उनको थोड़ा सा छोटा बन के रहना होगा, उनको एक कदम पीछे रहना होगा अपने वालिद साहब शहबाज शरीफ की तरह, जिस तरह वो नवाज शरीफ से एक कदम पीछे रहते थे, तो हमजा जो है वो भी एक कदम पीछे रहें। तो फिर बहुत सारे ज़ाहिर है कि
جو पंजाब के और फिर वफाकी सियासत करने वाले जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, किसी कोई हमजा शहबाज का धड़ा तसव्वुर होता है, कोई मियाँ साहब का, कोई छोटे मियाँ साहब का, तो सबकी अपनी अपनी अतात गुजारी है। तो इस सारे मामले में एक तो वो लड़ाई चल रही है। दूसरा मेरे इल्म में आया कि एक मैं इशारों में बात करूँगा, एक अहम आइनी ओहदे पर पंजाब में बैठी हुई शख्सियत मरीम नवाज साहिबा उनसे नाराज़ हैं। अब वो नाराज़ किस वजह से हैं, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। अच्छा, ये वो शख्सियत हैं जिनको इस आइनी ओहदे पर लगाने की ख्वाहिश नहीं थी, ना मरीम नवाज साहिबा की थी, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। उनकी चॉइस कोई और थी और वो उसका नाम भी जो है वो पब्लिक कर चुके थे, अनाउंस कर चुके थे। पार्टी में भी सबको मालूम था कि इस आइनी ओहदे पर तो फलां शख्स बैठेगा। लेकिन फिर अचानक से जो है वो जिसे कहते हैं रुलेट घूमा और जो दाना है वो आकर जिस नंबर पर गिरा तो वो शख्सियत जो है वो उस आइनी ओहदे के लिए अहल करार पाई। अब वो जो दूसरी शख्सियत हैं जिनको ये लगाना चाहते थे, उनको एक और अहम जो है वो ओहदा वो दे दिया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन ये जो शख्सियत है, इनके साथ 2-3 इश्यूज़ जो हैं वो डेवलप हुए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में। एक तो ये शख्सियत पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, पंजाब ही के एक ज़िले के वो रिहायशी हैं, वहीं से वो जो है सियासत भी करते रहे हैं, करते हैं। और ज़ाहिर है कि या वो उनको लाहौर में होना चाहिए या फिर उनको अपने एरिया में होना चाहिए, लेकिन वो बड़ा रेगुलर विज़िटर हैं शहर इक़्तिदार के। जुड़वा शहरों के बड़े रेगुलर विज़िटर हैं और हर महीने उनका जो है वो चक्कर लगता है, वो यहाँ पर आते हैं। तो मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो उन तक कुछ इतलात पहुँची हैं उनके बारे में। एक तो ये कि उन्होंने जो नाराज़ लोग हैं जो पंजाब असम्बली में तकारीर और उनके जो है वो IS लॉबी में बैठकर बातें करते हैं, उन्होंने जाकर उनको कहा कि मैं आपके कंसर्न समझता हूँ, मैं वो बड़े जेन्युइन हैं और इसके ऊपर मैं पार्टी के साथ बात करूँगा, मैं मियाँ साहब से बात करूँगा, मैं मरीम बीबी से बात करूँगा। एक तो ये बात भी मरीम साहिबा को पता चल गई थी। दूसरा, ये जो शख्सियत हैं ये हर महीने जो है वो दौरा करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अगर कोई भी ज़ाहिर है पंजाब से रिलेटेड काम हो तो यहाँ पर जुड़वा शहरों में अगर उनके गोश गुजार किया जाता है तो वो अगले चंद घंटों में जो है वो बजा लाते हैं। अगले दिन एक दिन यानी कि कोई बॉटल नेक नहीं उसमें क्रिएट होता, वो फौरी तौर पर हो जाता है। तो मैंने मुस्लिम लीग नून के लोगों से पूछा कि क्या जो शहर इक़्तिदार या जुड़वा शहरों से अगर कोई सिफारिश आती है या कोई काम जो है उसका रिक्वेस्ट की जाती है तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा नहीं, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वन विंडो ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए और जो भी सिफारिश आ रही है या जो भी रिक्वेस्ट आ रही है या जो भी आपको सलाह दी जा रही है या आपका जो है वो किबला किसी मामले में दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, वो डायरेक्टली जो है वो हम तक क्यों नहीं आती? वो हमारे नीचे कोई बंदा जो है वो कैसे, या हमारा लगाया हुआ या हमारे जिसको हम लगाना चाहते थे उसकी जगह लगने वाला बंदा डायरेक्ट क्यों हुआ है? तो वो एक जगह पर उन्होंने डिस्कस किया और गुस्से का भी इजहार किया और कुछ इस किस्म की गुफ्तगू की जिससे मीटिंग में मौजूद लोगों ने ये तासुर लिया कि अब इस शख्सियत के इस ओहदे के ऊपर शायद वक्त जो है वो कम रह गया है। लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून के लोग बताते हैं कि ये सैलाब का मामले से बिल्कुल ऐन पहले, ये जापान के दौरे से बिल्कुल ऐन पहले जो है वो ये हुआ था, लेकिन जब जापान से वापसी हुई तो उसी वक्त जो है वो सैलाब, पंजाब की तारीख़ का बदतरीन सैलाब उसने घेर लिया और उसकी वजह से ये मामला जो है वो मौकूफ़ हो गया और शायद अब वो शख्सियत जिनके ऊपर वो नाराज़ हैं वो उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई ना हो। तो ये है जनाब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कैंप की सूरत हाल और नून लीग से ही जुड़ी हुई कुछ बहुत ही अहम खबरें इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।